तो आज से स्टार्ट करने वाले हैं एक नया सब्जेक्ट एंड दैट इज केमिस्ट्री। चलिए, तो आई होप सबको वॉइस वगैरह सारी चीज़ें प्रॉपर होंगी। एक बार कंफर्म कर देंगे वॉइस का कोई लोचा तो नहीं है। चलिए, तो आई होप सबको वॉइस वगैरह सारी चीज़ें प्रॉपर होंगी। उड़ीसा से कौन देख रहा है? बता दो भैया अभिषेक को जल्दी से। उड़ीसा से कौन देख रहा है? तो आज से हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री, यानी कि हिंदी में बोले तो रसायन का विज्ञान करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, अभी जो रसायन का विज्ञान है ये जो करेंगे, इसमें जो पहला चैप्टर होगा वो होगा मैटर नहीं पदार्थ। ऑल आर क्लियर बेटा, ऑल इज़ क्लियर। इतना अंग्रेजी तो यार हमें भी आता है वैसे। अब यूएस में तो शिफ्ट हो ही चुके हैं हम। वॉइस ठीक नहीं है। ठीक कहाँ है? तो फिर ठीक कहाँ है? ठीक होगी। रिकॉर्डिंग ऑन कर लो। यही बच्चे हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारे हैं, जो ये याद दिलाते हैं कि रिकॉर्डिंग ऑन करनी है। चलो शुरू करते हैं। आज से केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और केमिस्ट्री में हमारा पहला चैप्टर है मैटर, यानी कि पदार्थ। भाई का मैटर हो गया। हुआ होगा तुम्हारा भी मैटर है, तुमने सुना होगा किसी का मैटर हो गया। तो क्या होता है मैटर? मैटर एक सब्सटेंस होता है। ठीक है, मैटर इज एनी सब्सटेंस दैट हैज़ मास एंड टेक्स अप स्पेस बाय हैविंग वॉल्यूम। यानी मैटर वो पदार्थ है, आप बोल सकते हैं, जो कि कोई वॉल्यूम, जिसका कोई द्रव्यमान होता है और वो कोई आयतन, निर्धारित आयतन लेकर रखता है। उदाहरण के तौर पे जैसे ये मेरा माइक रखा हुआ है सामने, तो इसने, इसका कोई ना कोई भार है, मतलब मास है, द्रव्यमान है, और इसने कुछ ना कुछ स्पेस ले रखा है, वॉल्यूम ले रखा है। सिंपल सी बात है, कोई ना कोई स्पेस ले रखा है। अब बोलोगे सर ऐसे तो हर चीज़ें ले रखा है, तो मैटर जो नहीं है उसका एग्जाम्पल क्या होगा? क्योंकि हर चीज़ ही अगर हम देखें मैटर है, मोबाइल है, मेरा हाथ है, कुछ हर चीज़ मैटर है। तो क्या नहीं है? जैसे मेरे विचार हैं वो मैटर नहीं है। वो ऐसा तो है नहीं कोई स्पेस ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हैं, वो कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होल्ड करते हैं या उनका कोई मास है, ऐसा तो है नहीं। तो जो हमारा थॉट्स होते हैं ये मैटर नहीं होते हैं। ठीक है, सिंपल। अब मैटर जो है, जैसे मैंने बताया, ये एक तरह का सब्सटेंस है। अब जब सब्सटेंस है या फिर मैटर है, ये दो तरह का हो सकता है, प्योर और इम्प्योर। और आज का चैप्टर ही हमारा यही है, इज मैटर प्योर? क्या हमारा मैटर, जो हमारा पदार्थ है, वो प्योर है या नहीं है? क्या हमारा जो पदार्थ है वो प्योर है या नहीं है? लेकिन उससे पहले हम जो मैटर है उसके डिफरेंट स्टेट्स पढ़ने वाले हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि जो पदार्थ है उसकी अवस्थाओं के बारे में जानने वाले हैं। तो कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं? तो ध्यान रखिएगा, टोटल 5 स्टेट्स ऑफ मैटर अभी तक डिस्कवर हुई हैं। देर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, सर्दियों में तो होंठ बहुत फटते हैं नहीं। तो 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। तो प्राइमरीली 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये प्राइमरी हमारे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। सॉलिड में जो एटम्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यानी कि इनके बीच में लगने वाला जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इनके बीच में लगने वाला इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, हाईएस्ट है। और इसको या तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको या तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। कैसे? कि यहाँ पर मैं लिख दूँ इंटरमॉलिकुलर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये क्या होगा? यहाँ पर हाईएस्ट होगा, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट यहाँ पर होगा इनके बीच में लगने वाला फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जिसके थ्रू ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और बहुत ही क्लोजली पैक्ड हैं। गैस में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा दूर हैं। तो एटम्स अगर हम देखें तो इसमें सबसे
मतलब स्पार्सली पैक्ड हैं अगर हम बोलें तो, बहुत दूर दूर हैं एक दूसरे से, और यहाँ पर लगने वाला फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लोएस्ट होगा। ये जो एटम्स हैं इनके बीच में लगने वाली जो काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज जो गतिज ऊर्जा है, वो क्या होगी, वो मिनिमम होगी। काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा मिनिमम होगी, या तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, इनके बीच में लगने वाली जो काइनेटिक एनर्जी है वो सॉलिड में मिनिमम होगी और मैक्सिमम होगी कहाँ पर, गैस में। अब वैसे तो काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है, फिजिक्स पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, लेकिन आप ऐसे समझ लो, काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जो किसी चीज़ के चलने की वजह से आती है। अब आप यहाँ पे देखिए, इनका इतना इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग है कि एक दूसरे को छोड़ के जाएंगे ही नहीं, यानी कि मूव ही नहीं करेंगे। तो इसमें मिनिमम आपका होगा काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पर जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, इसलिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। 3 स्टेट ऑफ मैटर, बाकी के 2 कौन है? चौथा है हमारा प्लाज्मा। इट इज नोन एज द 4th स्टेट ऑफ मैटर। इसको क्या बोलते हैं? 4th स्टेट ऑफ मैटर होता है ये बनता कैसे है? जैसे गैस है, गैस को अगर हम, या फिर लिक्विड है, लिक्विड की अगर हम हीट करेंगे, जैसे पानी लिया, पानी को गर्म किया, गैस में चढ़ाया, वेपर बन जाएंगे, ठीक है। वो क्या हुआ, लिक्विड जो है वो क्या, किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया। अभी हम वो भी देखेंगे जो हमारे डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं उसमें किस तरह से स्टेट का चेंज होता है, ठीक है, जो उसकी अवस्था है वो कैसे बदलती है, उसको क्या बोलते हैं। तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो, लेकिन अगर मैं ज़्यादा ही टेम्परेचर दे दूँ इस गैस को, मतलब लिक्विड को मैंने टेम्परेचर दिया, गैस में कन्वर्ट हुआ, अभी मैं रोक ही नहीं रहा हूँ, टेम्परेचर दिए जा रहा हूँ, दिए जा रहा हूँ, दिए जा रहा हूँ, गैस बोलेगी अब नहीं झेल पाऊंगी मैं, आयोनाइज हो जाएगी। आयोनाइज हो जाएगी मतलब आयंस बन जाएंगे, इसके जो न्यूट्रल एटम्स हैं वो अलग हो जाएंगे और उससे आयंस अलग हो जाएंगे। अभी आयंस वगैरह आगे ये चीज़ें आएंगी वैसे तो आयंस एक तो होते हैं हमारे पॉजिटिव आयन होता है और एक नेगेटिव आयन होता है। तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस निकल आएंगे, किसमें, प्लाज्मा में। भले पॉजिटिव और नेगेटिव जो निकलेंगे वो आपस में इक्वल होंगे, तो इसलिए ये न्यूट्रल ही होगा, ध्यान रखिएगा। प्लाज्मा जो होता है ये न्यूट्रल ही कंसिडर किया जाता है, बिकॉज जितने पॉजिटिव होते हैं उतने ही नेगेटिव होते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें आयंस आ गए, यानी गैस आपकी आयोनाइज हो गई है, तो इसलिए प्लाज्मा जो है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ तक कि ये ग्लो भी करता है। जैसे जो हमारे स्टार्स होते हैं, जो तारे होते हैं, वो प्लाज्मा ही है, क्योंकि उसमें गैस जो हाइड्रोजन हीलियम में समय पता, जैसे हमारे सन में जब हम लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ा था तो वहाँ देखा था मेनली वो हाइड्रोजन और हीलियम की बना हुआ है हमारा सन। तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि वो आयोनाइज हो जाती है गैस, और उसके बाद इट ग्लोस, और इसके बहुत यूजेस हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो प्लाज्मा होता है। कैसे बन रहा है, जब हम गैस को हीट कर रहे हैं तो वो आयनाइज हो रही है और वो न्यूट्रल होती है, ठीक है, न्यूट्रल होती है बिकॉज जितने पॉजिटिव आयंस उतने नेगेटिव आयंस, और उस आयंस की वजह से इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ तक कि जो ज्योग्राफी में हम लोगों ने पढ़ी थी ऑरोरा, जिनको नदर्न लाइट्स बोलते हैं, तो वो भी एक्चुअल में प्लाज्मा ही है, ठीक है, जो हमें बढ़िया ग्लोइंग लाइट देखने को मिलती है। अब आते हैं सबसे जो इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ मैटर है, जिससे कि क्वेश्चन रिपीटेटिवली बनता है आपके एग्जाम में, दैट इज ये है आपका बोसॉन। ये क्या है आपका, बोसॉन है, जिसको कि हम 5th स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं। ये कैसे बनता है, जैसे पानी हम लेते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, ठंडा कर देते हैं, तो क्या होता है, पानी जम जाता है। अगर पानी से फैला हुआ होता है तो वो जम जाता है, मान लो इतने बर्फ़ के टुकड़े में जम जाएगा, अगर मान लो उसको मैं ऐसे रख देंगे तो फिर फ्रीजर के अंदर, तो ठीक है। उसी तरह अगर हम गैस को, हमने अभी क्या किया था, गैस को हीट किया था, गर्म किया था, गर्म ना करके इसको ठंडा कर दो, गैस को, गैस ऑफ लो डेंसिटी, लो, ठीक है, और उसको गैस आपकी कंडक्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, ठीक है, गैस कंडक्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। यूजुअली वो नहीं करती है गैस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, लेकिन प्लाज्मा करता है। तो गैस ऑफ लो डेंसिटी को अगर हम कूल डाउन कर देंगे
कितने टेम्परेचर में? एट एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर कितना होता है? एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर होता है 0 केल्विन या फिर -273.15 डिग्री सेल्सियस। जब आप इस पर कूल डाउन कर देते हैं तो इसके जो एटम्स होते हैं गैस के, वो बेचारे एक दूसरे के पास आने लगते हैं। जब ठंडी होती है तो सब पास पास भागते हैं कि नहीं एक दूसरे के, आ जाओ पास आ जाओ जल्दी से, गर्मी है ना। तो गर्मी जो है देने के लिए एक दूसरे को ये पास पास आ जाते हैं। पास पास आ जाते हैं तो ये ऐसा इकट्ठा मिल के एक सिंगल एटम की तरह बिहेव करने लगते हैं। इनका बिहेवियर में क्योंकि आ गया चेंज, तो स्टेट ऑफ मैटर हो गया चेंज और ये बन गए बोसॉन। बोसॉन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये नाम जो है दो साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा है। एक तो हमारे इंडिया के साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस जी, और दूसरे आइंस्टाइन जी, जर्मनी के जो फिजिसिस्ट थे हमारे, पता है सभी को नाम, ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस जी और आइंस्टाइन जी। इन्होंने साल 1924 में बोस जी ने रिसर्च पेपर पब्लिश किया किस इस तरह से हो सकता है, ये भेजा आइंस्टाइन जी को, जिन्होंने 1925 में इस पर्टिकुलर स्टेट ऑफ मैटर के बारे में चीज़ें बताई कि किस तरह से बन सकता है। वैसे रिसर्च पेपर सबसे पहले बोस जी ने पब्लिश किया था, इसलिए इसको बोसॉन के नाम से जानते हैं। और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इसीलिए बोलते हैं, वैसे तो बोसॉन नाम सत्येंद्रनाथ बोस जी पे पड़ा है, और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट भी इसको बोलते हैं, इसलिए आइंस्टाइन जी का नाम सो दैट उसमें आ सके तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट भी बोलते हैं, और ये जो बना इसको बोसॉन बोलते हैं। ठीक, तो ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर हो गया, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब इससे और क्या क्वेश्चन बनता है? वो तो ठीक है बनता है कि एब्सोल्यूट जीरो में टेम्परेचर पे कूल डाउन करना है। सत्येंद्रनाथ बोस जी ने 1924 में रिसर्च पेपर पब्लिश किया, आइंस्टाइन जी ने 1925 में इसके बारे में बताया। लेकिन इसके अलावा ये चीज़ पूछता है कि कब बोसॉन्स बनाया गया सबसे पहली बार, क्योंकि आइंस्टाइन जी ने ठीक है बताया तो 1925 में, लेकिन उस समय लैबोरेटरी में ऐसी कंडीशंस नहीं थी कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को रीच करवाया जा सके, इसलिए बाद में कब 1995 में 1995 में दो साइंटिस्ट थे हमारे, एरिक कॉर्नेल और कार्ल वीमन। ठीक है, कार्ल वीमन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने रुबीडियम गैस के एटम्स को लिया और उसको कूल डाउन करवा दिया एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे। सेम ईयर में वॉल्फगैंग केटर्ल, ठीक है, एक जर्मन अगेन फिजिसिस्ट वॉल्फगैंग केटर्ल, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोडियम के एटम्स के साथ, ठीक है, सोडियम के एटम्स को जो है कूल डाउन करवाया, उसके बोसॉन्स बनाए। इसकी वजह से इन तीनों लोगों को, ऑल थ्री ऑफ देम रिसीव्ड नोबेल प्राइज, ऑल थ्री रिसीव्ड नोबेल प्राइज। कब? 2001 में। एक फैक्ट रट लेना, सुपर इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, अभी किसी को कोई अगर डाउट हो तो पूछ सकता है, तब तक हम यहाँ पर स्टेट ऑफ मैटर करते हैं, यानी कि पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं उनको कैसे चेंज करते हैं। एटॉमिक नंबर बिल्कुल 87 होता है, लेकिन अभी वो सब ने पढ़ा नहीं है तो ठीक है। थैंक यू सर, रेलवे PYQ किया था और मेरा प्री क्लियर हो जाएगा, LPCBT1। थैंक यू, ओके, थैंक यू रोहित, कॉन्ग्रेचुलेशन रोहित। चलो भाई, तो अभी हम देखते हैं किस तरह से हम स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करेंगे। तो आपको ही पता है, जैसे बर्फ़ है सॉलिड होती है, ठीक है, पानी बदलती है तो उसको बोलते हैं पिघल गई, यानी मेल्ट हो गई, सिंपल, इसको मेल्टिंग बोलते हैं। पानी है, उसको हमने जमा दिया, या फिर किसी भी लिक्विड को हम अगर हम सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको हम फ्रीजिंग बोल देते हैं, सिंपल। ये तो बहुत सिंपल है, पूछेगा भी नहीं आपसे। और ये भी हमें पता है कि अगर वाटर को हम हीट कर दें, उसका टेम्परेचर दे दें, तो वाटर को हीट करेंगे तो क्या होगा, इसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो टूटेगा, और टूटने की वजह से इनके बीच की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और ये गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे टेम्परेचर देने पे, तो उसको हम इवेपोरेशन बोल देते हैं। और उसका उल्टा ये भी हम पढ़ चुके हैं ज्योग्राफी में, अगर आपको याद हो, कि ये जब गैस से वाटर वेपर से, याद करो, वाटर में कन्वर्ट हो रहा था, तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन, संघनन के काफ़ी सारे प्रकार मैंने आपको बताए थे, काफ़ी सारे उदाहरण दिए थे मैंने, तो ज़रा कमेंट में उदाहरण दे दीजिए मुझे। तो गैस लिक्विड में जब चेंज हो रही है तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। जैसे कि हमारी ओस जो बनती है, ड्यू जो इस समय आपको देखने को मिलता है, कोहरा यानी कि फॉग, मिस्ट यानी कुहासा, ठीक है, हमारे जो बादल बनते हैं, ये सब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन होते हैं। कि जैसे यहाँ पर पानी पड़ा है ज़मीन में, धूप पड़ी, टेम्परेचर मिला वाटर को, लिक्विड को, तो वो क्या करेगा, वाष्पित होगा, गैस में कन्वर्ट होगा, लेकिन धीरे 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 क्या होगा, वो गैस जो है
एक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस, मैंने इस पर रील डाली थी अगर आपको याद हो, तो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के अराउंड वो क्या होगा, वो कंडेंस हो जाएगा। वो कंडेंस हो जाएगा मतलब वो वाटर की ड्रॉपलेट्स बन जाएंगी जो गिरती हैं। तो उसको क्या बोलते हैं ज़रा बताना, जो वाटर की ड्रॉपलेट्स गिरती हैं उसको क्या बोलते हैं। अब आते हैं सॉलिड और गैस का। सॉलिड से अगर डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको हम सब्लिमेशन या फिर ऊर्ध्वापतन बोलते हैं हिंदी में। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपने देखा होगा नैप्थलीन की जो बॉल्स होती हैं, है ना, कपड़े वगैरह में इन सब में रखी जाती हैं। ऐसा तो है नहीं, पहले वो पिघल के पानी बनती हैं देन गैस में जाती हैं। यूजुअली तो हमें यही देखने को मिलता है कि पहले सॉलिड लिक्विड में जाता है देन लिक्विड गैस में जाता है, ठीक है। और फिर इस तरह से होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है इस केस में, सब्लिमेशन के केस में, कि डायरेक्ट ही वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। और इसका उल्टा होता है डिपोजिशन, जहाँ पर गैस जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें आयोडीन के जो वेपर्स होते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। तो आयोडीन के जो वेपर्स हैं, ठीक है, आयोडीन के जो वेपर्स हैं वो क्या होते हैं, वो वेपर्स गैस के फॉर्म में होते हैं और वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं, ठीक है। सॉलिड हो यानी कि वो किस तरह का कन्वर्जन हुआ, गैस से सॉलिड हुआ, उसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। सब्लिमेशन हुआ, जैसे कि कपूर भी आप मान ले सकते हैं यहाँ पर, कपूर कैम्फर आपने देखा होगा, डायरेक्ट ऐसा तो है नहीं पहले पिघल के वो लिक्विड बनता है और देन वो गैस में जाता है, वो डायरेक्ट ही सॉलिड से गैस में जाता है। तो ये डिफरेंट कन्वर्जन हमने पढ़ लिया। अब किसी का कोई डाउट हो तो पूछो। अब यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं एक्चुअल में, ये जो मैंने पूछा था प्योर सब्सटेंस, ये जो हमने देखा था प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। अब आएगी आपको मज़ा, सही बता रहे हैं, अब आपको आएगी मज़ा, ठीक है। तो इसमें जो भी चीज़ें हैं वो ध्यान से समझिएगा, है ना। हम्म 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 हम्म, ठीक है। तो मैटर जो होता है, मतलब बहुत ध्यान से समझना भी, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोगों को कॉम्प्लेक्स लगने लगता है यहाँ से, तो भी ध्यान से समझना पहले। लेकिन उससे पहले हम ये थोड़ा सा देख लेते हैं फेवरेबल कंडीशन फॉर इवापोरेशन। यानी कि इवापोरेशन क्या होता है, जो गैस ये वेपर में, जो लिक्विड ये गैस में कन्वर्ट हो रहा है, इसको हम इवापोरेशन बोलते हैं। और जो मैंने अभी पूछा था कि जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में गिरता है या फिर सॉलिड फॉर्म में भी गिरता है इस क्रिस्टल्स के फॉर्म में, तो उसको हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं ना। पानी के फॉर्म में गिरता है तो रेनफॉल, और पत्थरों मतलब वो आइस क्रिस्टल्स के फॉर्म में गिरता है तो स्लीट, हेल, इस तरह से उसको हम नाम देते हैं। खैर, फेवरेबल कंडीशंस देखते हैं फॉर इवापोरेशन, यानी कि वाष्पीकरण के लिए क्या फेवरेबल कंडीशंस होनी चाहिए अगर हमें इवापोरेशन को फैसिलिटेट करना है तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ। एक तो पहला है हमारा टेम्परेचर, कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इवापोरेशन में क्या फ़र्क पड़ेगा। दूसरा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल, दैट इज़ सरफेस एरिया, आप गेस करेंगे बढ़ाने पर क्या होगा इवापोरेशन का। तीसरा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विंड स्पीड, अगर विंड स्पीड बहुत ज़्यादा हुई तो क्या होगा। और चौथा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी तो क्या होगा। बताइए, चारों केसेस में यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि अगर टेम्परेचर में ज़्यादा कर रहा हूँ, सरफेस एरिया ज़्यादा कर रहा हूँ, विंड स्पीड ज़्यादा कर रहा हूँ, तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा कर रहा हूँ, इन तीनों केसेस में जो रेट ऑफ इवापोरेशन है वो ज़्यादा होगी, वाष्पीकरण की जो दर है वो ज़्यादा होगी। लेकिन इस केस में जो रेट ऑफ इवापोरेशन है वो स्लो होगी, कम होगी। क्यों होगी? इसलिए होगी क्योंकि ये वाला तो आपको समझ में आ गया होगा, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड स्पीड कैसे। अभी है सर्दियों का टाइम, ठीक है, अभी आप कुछ भी चीज़ रखो, अपने कपड़े जल्दी सूखते हैं कि या फिर गर्मियों में जल्दी सूखते हैं? गर्मियों में जल्दी सूखते हैं, तुरंत सूख जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। सरफेस एरिया बढ़ाने से कैसे? जैसे कि आप एक बाल्टी में रखो पानी को, ठीक है, और एक वही पतीले में रख दो पानी, उतने ही पानी को, तो ऑब्वियस सी बात है आपने सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो जल्दी इवेपोरेशन होगा। अभी विंड स्पीड की अगर बात करेंगे, यानी कि हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा जब हवा चलती है तो हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रेट ऑफ इवेपोरेशन उस केस में बढ़ जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब ह्यूमिडिटी होने पर क्या होता है, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, जिस दिन बड़ा गर्मियों में ह्यूमिडिटी होती है, गर्मियों में ही होती है
गर्मियों में क्यों होती है? क्योंकि गर्मियों में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, हीट ज़्यादा पड़ती है। हीट ज़्यादा पड़ती है तो इवापोरेशन ज़्यादा होता है वाटर का। जब इवापोरेशन होता है तो वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है और वो सस्पेंड हो जाता है हमारे गैस में इन द फॉर्म ऑफ छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, यानी हमारे गैस में, हमारे एयर में ही वो छोटे छोटे क्या है, वाटर, बहुत ही छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में सस्पेंड हो जाता है। तो उसको हम बोलते हैं कि हमारी जो एयर है उसमें ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, आर्द्रता बढ़ गई है। अब क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है एयर में, पहले से ही वाटर वेपर जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो इवेपोरेशन के बाद जब इवेपोरेशन होगा तो एयर चाहेगी ही नहीं कि उसमें और वाटर वेपर आए, क्योंकि पहले से ही उसमें वाटर वेपर हैं। जब किसी चीज़ में जगह कम होती है तो जल्दी से वो चीज़ एक्वायर हो जाएगी, पहले से ही वहाँ पर जगह नहीं है, तो इसी वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होता है आपके। जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो कपड़े देर में सूखते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले से ही उसमें वाटर वेपर हमारी एयर में प्रेजेंट है। अब आते हैं इस पे, दैट इज़ प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है। यानी कि अभी तक तो सिर्फ हम पढ़ रहे थे मैटर और उसके जो डिफरेंट स्टेट होते हैं और किस तरह से वो एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। अब हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं कि इज़ मैटर प्योर, क्या जो पदार्थ है वो प्योर होता है। जैसे मैं तुमसे पूछूं कि तुम अभी, उदाहरण के तौर पे, जैसे तुम्हारे अभी जो पानी रखा है मान लो, ठीक है, तुम्हारे सामने पानी रखा है, या फिर इन जनरल जो पानी होता है वो प्योर होता है कि नहीं होता है? आप उसको प्योर सब्सटेंस में रखेंगे या मिक्सचर में रखेंगे? जल्दी से आंसर दीजिए सभी लोग, आई एम वेटिंग। ठीक है, जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसको प्योर में रखेंगे या मिक्सचर में रखेंगे? जो आप, नहीं वो तो नहीं पीते होंगे आप अभी, और पीते हो तो मत पिया करो, ठीक है, समझिए ना। ठीक है, और जो आपके घर का नमक है वो प्योर है या मिक्सचर है? जल्दी से गेस करिए, गेस करिए जल्दी से, क्या प्योर हैं जो मैंने आपको तीनों एग्जांपल्स दिए हैं? तो वाटर लिख रहे हैं प्योर, ओके, ये नहीं और हाँ मत लिखो, क्या प्योर है क्या नहीं वो लिखोगे वाटर और इस तरह से। मेरा हार्ट भी प्योर है गुरुजी, बेटा मस्ती नहीं जे है, अभी तुम्हारे दिल की बात नहीं हो रही है। मिक्सचर मिक्सचर, अब किसकी मिक्सचर बात, मिक्सचर प्योर, इतने गधे हो तुम लोग। अभी मैं कैसे समझूं कि किस चीज़ को तुम मिक्सचर बोल रहे हो, किस चीज़ को प्योर बोल रहे हो? बस मिक्सचर प्योर प्योर है, अब किसको मैं मानूं? तो जो लोग वाटर को प्योर बता रहे हो गलत है, ठीक है। गलत क्यों है? क्योंकि देखो, मतलब जो हमारे घर का पानी की मैं बात कर रहा हूँ वो प्योर नहीं है। क्यों नहीं है वो तब समझ में आएगा जब हम प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बीच का अंतर समझेंगे। प्योर सब्सटेंस वो होता है जिसमें सिर्फ एक तरह का ही सब्सटेंस होता है, एक तरह का ही सब्सटेंस होता है। जैसे कि डायमंड में क्या है? डायमंड में सिर्फ कार्बन है, डायमंड में सिर्फ कार्बन है, कार्बन के अलावा कुछ नहीं है। सल्फर में सिर्फ सल्फर है, टिन में सिर्फ टिन है जिसको एसेंस से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आएगा, मैं समझाता हूँ। जैसे मैंने बोला पानी में क्या है? H2O, ठीक है, ये प्योर है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, प्योर है ये, ठीक है। लेकिन घर का पानी है वो प्योर नहीं है। मैं बोलूं नमक प्योर नहीं है, NaCl ये तो प्योर है, लेकिन जो घर वाला नमक है वो प्योर नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि जो घर वाला पानी है उसमें बहुत सारे मिनरल्स, और अगर इम्प्योरिटी है तो है ही है, ठीक है। इम्प्योरिटी भी हो सकता है कि आपके उसमें घर के पानी में, और नहीं भी है, मान लेते तुम्हारा आर वाला पानी है, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ मिनरल्स तो रह ही जाते हैं। तो जो पानी, घर वाला पानी, उसमें सिर्फ H2O के मॉलिक्यूल्स ही नहीं मिलेंगे, उसमें आपको कुछ मिनरल्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे। जो घर का नमक है जिसको टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, वो एक्चुअल में अगर आप देखना कभी पैकेट में, अगर टाटा या ठीक है, अजीब तरह के सॉल्ट आते हैं आजकल, तो आयोडाइज्ड सॉल्ट लिखा रहता है, यानी उसमें आयोडीन होता है। क्यों होता है जल्दी से बता दो, बायो अभी पढ़ क्या है? तो वो आयोडाइज्ड सॉल्ट होता है, यानी उसमें आयोडीन भी है। तो सर, अब हो सकता है डाउट आए तुम्हारे दिमाग में, मैं पहले ही क्लियर करता हूँ कि जैसे ये Na है, जैसे ये Cl है, तो वैसे आयोडीन है। आयोडीन के आने से ही क्यों ये प्योर से इम्प्योर तो नहीं, मिक्सचर बन गया? क्यों? आयोडीन से क्या दिक्कत हुई इसको? दिक्कत ये हुई इसको कि Na और Cl के बीच में यहां पर एक बंध बना हुआ है, एक बॉन्ड बना हुआ है,
आयोडीन जब आएगा ना तो ये फिजिकल तौर से मिला हुआ है, केमिकल तौर से नहीं मिला हुआ है। दिल और दिल की बॉन्डिंग नहीं हुई है, यानी कि इनके यहाँ पर ऐसा नहीं कि आयोडीन का कोई बॉन्ड बन गया है, वो नहीं हुआ है। जब बॉन्ड अगर बन जाए तो प्योर होंगे आप। जैसे कि H2O है, मिनरल्स अलग से पड़े हुए हैं, काइंड ऑफ इम्प्योरिटी है। NaCl में आयोडीन को हम इम्प्योरिटी बोलते हैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में। वैसे तो अच्छी चीज़ है कि आयोडीन डली हुई है, क्योंकि हमने बायो में पढ़ा था कि वो गोइटर प्रिवेंट करने के लिए नीडेड होता है। आयोडीन की अगर मात्रा नहीं हुई तो घेंगा हो जाएगा, क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन का जो T4 होता है उसको सिंथेसाइज करने के लिए ज़रूरी होता है आयोडीन। समझ में आई आपको बात? और उदाहरण पे उदाहरण मैं आपको देता दूँ सो दैट आपको समझ में आए। जैसे कि जो चीनी है, चीनी को किस में रखेंगे, प्योर में या मिक्सचर में? सोचिए। चीनी आएगा प्योर में, शुगर। क्यों? क्योंकि वो पूरे एक मॉलिक्यूल से बना है, C6H12O6, ठीक है। जैसे कि हमारा ग्लूकोज हो गया, ठीक है, C12H22O11। तो अब ये क्या अलग अलग हैं क्या? अब बोलोगे हाँ सर कार्बन अलग है, अलग नहीं है, वो बॉन्डेड हैं आपस में, बॉन्डेड हैं आपस में वो। समझ पा रहे हैं आप? जैसे कि यहां पर मैंने आपको एग्जांपल दिया NaCl, उस NaCl Na है अलग है, Cl अलग है, अलग नहीं है, वो बॉन्डेड है उसमें। यानी कि आप इसको फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट। जैसे कि मान लो कि फॉर एग्जांपल प्योर वाटर, ये मतलब कि हम प्योर है, सिर्फ H2O के ही है मॉलिक्यूल्स। तो क्या है ये H2O की बॉन्डिंग हो रखी है, यहाँ पे H2O की बॉन्डिंग हो रखी है। अब इसमें आप कुछ अलग से डाल दें, जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर मिक्स कर दें पाउडर फॉर्म में, या फिर आयरन ऑक्साइड मिक्स कर दें, तो वो आपका एक मिक्सचर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो भी आपने इसमें मिक्स किया वो उसमें बॉन्ड नहीं बनाया जाके। इसको क्या फिजिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं कि H और O को फिजिकल प्रोसेस से भौतिक तरीके से अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो प्योर सब्सटेंस है, कर सकते हैं तो मिक्सचर है। ये बात सबको समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से बताइए। देन आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि मैं आपको क्यों ना टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस बता दूं। जैसे फॉर एग्जांपल, तो सर सॉल्ट किस में आएगा? खुशी कुमारी वो लिखेगा, ऐसे कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करेगा। अगर हम आयोडाइज सॉल्ट की बात करेंगे, या टेबल सॉल्ट की बात करेंगे, या फिर जो हमारा घर का नमक होता है कॉमन सॉल्ट जिसको बोलते हैं, वो आपका मिक्सचर होगा, बिकॉज उसमें आयोडीन है। लेकिन अगर प्योर सॉल्ट की बात करेंगे NaCl, तो वो प्योर सब्सटेंस होगा। जैगरी इम्प्योर होगा? बिल्कुल इम्प्योर होगा जैगरी, बिल्कुल इम्प्योर होगा जैगरी। आपका जो गुड़ होता है घर का, ठीक है, वो बिल्कुल इम्प्योर होगा, क्योंकि इस उतने प्रोसेस से गुजारा जाता है कि उसमें डेफिनेटली इम्प्योरिटीज मिक्स होंगी। अब प्योर सब्सटेंस को मैं पहले दो भागों में विभाजित करके आपको समझा देता हूँ, फिर मिक्सचर की ओर बढ़ते हैं। मेन तो मिक्सचर वाला है, इसमें आपको मजा आएगी, ठीक है। मेन तो आपका मिक्सचर वाला है। प्योर सब्सटेंस, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये भी प्योर सब्सटेंस है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और ये भी प्योर सब्सटेंस है H2O यानी वाटर। तो कुछ तो अंतर होना चाहिए ना इनमें, कि यार हाइड्रोजन अलग है ऑक्सीजन अलग है तो भी प्योर है, और ये दोनों मिले हुए हैं तो भी प्योर है। ठीक है, प्योर तो हैं, दोनों प्योर है, नो डाउट। लेकिन अंतर है, अंतर ये है कि जब ये फ्रीली एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इनको एलिमेंट बोलते हैं, तत्व। और कंपाउंड को आई थिंक हिंदी में यौगिक बोलते हैं, यानी कि इनको बोल देते हैं कंपाउंड। जहां बॉन्डिंग हो गई तो वो कंपाउंड, और जहां फ्रीली एग्जिस्ट कर रहे हैं तो एलिमेंट। जैसे उदाहरण के तौर पे मेरे पास आयरन रॉड है, एक आयरन रॉड है, उसमें क्या होंगे? आयरन के एटम होंगे, Fe ऐसे आइटम होंगे। प्योर है, ठीक है, मान लो आयरन रॉड है, सिर्फ आयरन है, प्योर आयरन है। वैसे तो प्योर आयरन वो भी इम्प्योरिटी उसमें कुछ ना कुछ मिक्स रहती है, जो हमारे घर में मान लो कि आयरन रॉड है कुछ, ठीक है, लेकिन मान लेते हैं प्योर है, तो ये एलिमेंट के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन इसमें मान लो कि जंग लग गई तो क्या बन जाएगा? आयरन ऑक्साइड बन जाता है, यानी ऑक्सीजन भी आ गया। लेकिन उस आयरन ऑक्साइड को आप फिजिकली तो अलग कर नहीं सकते हैं, तो मिक्सचर आप बोल नहीं सकते हैं, तो बोलेंगे क्या? कंपाउंड बोल, है तो प्योर सब्सटेंस ही, चाहे फ्रीली एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे वो आयरन ऑक्साइड बन गया, लेकिन वो आ जाएगा कंपाउंड की कैटेगरी में। यानी एलिमेंट जो होता है फ्रीली एग्जिस्ट कर रहा है, सिंगल एटम, सिंगल टाइप ऑफ एटम से बना है, ये सिंगल टाइप ऑफ एटम से बना हुआ है। इसमें हाइड्रोजन के ही एटम्स होंगे। ऑक्सीजन लेंगे, चाहे जितनी भी ऑक्सीजन लें आप, उसमें सिर्फ ऑक्सीजन 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 के ही एटम्स मिलेंगे। लेकिन आप पानी को ले लीजिए, उसमें H2O के मॉलिक्यूल मिलेंगे, यानी H के भी एटम्स हैं और O के भी एटम्स हैं, दोनों आपस में बॉन्डेड हैं, ठीक है। यानी कि मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है।
इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन आए और मिलके एक मॉलिक्यूल बना लिया। एटम तो दो तरह के हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, लेकिन एक तरह का मॉलिक्यूल होगा, H2O का मॉलिक्यूल घूम रहा होगा। समझ आ गया। अब आते हैं मिक्सचर में। मिक्सचर को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, होमोजीनस और हीट्रोजेनस, सजातीय और विजातीय मिश्रण। थोड़ा सा देख के समझ में आ रहा होगा, लेकिन हमें सिर्फ देख के नहीं, फील करके समझना है। क्या अंतर होता है होमोजेनस और हेट्रोजेनस में? दे हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, दे हैव अ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या हुआ? कॉम्पोनेंट्स कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आइज, कॉम्पोनेंट्स कैन बी इजिली सीन थ्रू नेकेड आइज। नंगी आंखों से देख सकते हैं इनके पार्टिकल्स को, इनको नहीं देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने पानी में नमक घोला एक केस में, ये पानी लिया और पानी में नमक घोल दिया। अच्छे से घोलना, शर्त ये अच्छे से घोलना, जब तक पूरा घोल ना जाए तब तक घोलना उसको। यहाँ पे मैंने पानी लिया और रेत लिया, जितना अच्छे से घोलना घोल लो, जितना अच्छे से, जितनी देर, 1 घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 दिन लगातार घोलते रहो, रुक जाओ। अब तुम ये पाओगे कि तुम इसमें नमक अलग से नहीं देख पा रहे हो कि ये देखो ये NaCl का है और ये H2O का मॉलिक्यूल है मिक्सचर ही दोनों। क्यों मिक्सचर है? क्योंकि इसमें NaCl का मॉलिक्यूल होगा और H2O का मॉलिक्यूल होगा, एक तरह का मॉलिक्यूल नहीं है इसमें। यहां पर भी वही है, एक तो मिट्टी होगी और उसमें वाटर का मॉलिक्यूल होगा। लेकिन अंतर क्या है दोनों में? इसमें आप मिट्टी अलग से देख पाएंगे, धीरे जब आप छोड़ेंगे ना, धीरे धीरे उसको बोलते हैं थिरा गई, तो मिट्टी थिरा जाएगी, यानी कि वो सेटल डाउन कर जाएगी नीचे, आप देख सकते हैं अलग से आराम से। तो ये अंतर होता है होमो और हीट्रो में। हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी, लेकिन ये बेसिक समझ में आना चाहिए कि भाई होमो और हीट्रो में क्या अंतर होता है, बेसिक सा। ठीक है। और वी कैन नॉट सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर थ्रू फिजिकल प्रोसेस, और यहाँ पर फिजिकल प्रोसेस के थ्रू आसानी से वो भी देखेंगे। ये मिक्सचर इज इन सिंगल फेज थ्रू आउट, द सब्सटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 phases एंड वी मे सी सेपरेट लेयर्स ऑफ द सब्सटेंसेस। सिंगल फेज का मतलब है कि पूरा ऊपर से नीचे तक एक ही तरह का दिख रहा है, और तुम जब पियोगे इसको तो एक ही तरह का टेस्ट आएगा। तुम बोलोगे नहीं सर आखिरी में ज़्यादा नमकीन लगेगा, बेटा तुमने घोला नहीं होगा ढंग से, इसलिए होगा वो। मैंने क्या बोला था? ढंग से घोलना है, शर्त ये है ना। जब तुम नींबू पानी बनाते होगे तो लास्ट में ज़्यादा मीठा लगता होगा, कहा है क्या कि तुमने पूरी चीनी नीचे वो चली गई, तुमने ढंग से उसको घोला नहीं है। लेकिन अगर ढंग से घोलोगे वो सिंगल फेज रहेगा। सिंगल फेज मतलब सेम टेस्ट सेम तरह का दिखेगा, लेकिन यहाँ पर वो नहीं है। अगर मैं तेल को पानी में मिला दूँ क्या होगा? तेल ऊपर पानी नीचे अलग अलग दिख रहा है ना, वो साफ साफ मुझे दिख रहा है, और पीऊँगा भी तो अलग सेम तरह का टेस्ट तो नहीं आने वाला है, और सेम तरह का लगेगा भी नहीं। आप देख सकते हैं वाटर एंड मिल्क और ऑयल एंड वाटर, समझ में। अब हम आएंगे होमोजीनियस मिक्सचर देखेंगे। सर ये तो सोल्यूशन लिखा हुआ है, इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि होमोजीनियस मिक्सचर को सोल्यूशन ही बोला जाता है। सजातीय मिश्रण को सोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? सोल्यूशन की डेफिनेशन है, ना कि सस्पेंशन की। तो सोल्यूशन इज फॉर्म्ड व्हेन 2 or more substances are mixed in a uniform manner. Solute completely mixes in solvent and cannot be viewed through naked eyes. मतलब क्या हुआ इसका? मतलब वही जो मैं आपको बता रहा था कि जिस चीज को आपने डाला है, जिस चीज में मैंने नमक डाला था पानी में, तो नमक हो गया सोल्यूट और पानी हो गया सॉल्वेंट। जब दोनों को मिलाया, ठीक है, तो उसको मैं फिर नंगी आंखों से देख नहीं सकता हूं। जैसे मान लो ये नींबू पानी है, अब इसमें क्या मैं नींबू अलग से देख सकता हूँ? बोलोगे हाँ सर ये देखो है, तो अबे उसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसकी बात करें। वो तो ऊपर से ऐसे डाल दिया गया गार्निशिंग के लिए। तो अब यहाँ पर क्या मैं, इसमें नमक भी है, इसमें शक्कर भी है, इसमें पानी भी, और हो सकता है कुछ और भी डाल दिया हो। ठीक है, इसमें क्या आप देख सकते हैं कहीं कहाँ नमक है, कहाँ पानी का, कहाँ है चीनी? नहीं देख सकते हैं। और जब आप टेस्ट करेंगे तो यूनिफॉर्म टेस्ट निकल के आएगा। ऐसे होमोजेनियस मिक्सचर्स को हम सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, सोल्यूशन ऐसा नहीं है कि बस पानी में कुछ मिला दिए सोल्यूशन। ठीक है, ये जो देख रहे हो ये नट बोल्ट सोल्यूशन है भैया, ये सोल्यूशन है। सोल्यूशन का मतलब तुम्हें गीला गीला फीलिंग आता होगा हमेशा, बस पानी में कुछ मिला दिया, किसी में कुछ मिला दिया है ना, लिक्विड टाइप फील आता होगा। लेकिन सोल्यूशन डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। लिक्विड भी हो सकते हैं जो आप जानते हैं, जैसे कि पानी में इंक डाल दी, पानी में नमक चीनी डाल दिया। सॉलिड में सॉलिड भी डाला जा सकता है और उससे भी सोल्यूशन क्रिएट किया जा सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल एलॉय, जिनको हम मिश्र धातु बोलते हैं। हम आगे पढ़ेंगे मेटल वाले चैप्टर में कि एलॉय क्या होते हैं। जब हम एक से ज़्यादा मेटल को मिक्स कर देते हैं, या फिर एक मेटल या फिर दूसरे नॉन मेटल को मिक्स कर देते हैं आपस में, तो उसको एलॉय बोलते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं। तो ये सॉलिड सोल्यूशन है। जैसे उदाहरण के तौर पे ब्रॉन्ज हो गया,
तो ब्रॉन्ज क्या होता है, ब्रास या फिर ब्रॉन्ज, तो ब्रास क्या होता है, ब्रास होता है जब कॉपर को यानी तांबे को जिंक यानी जस्ते में मिला देते हैं। ब्रॉन्ज क्या होता है, जब कॉपर को टिन में मिला देते हैं। तो यहाँ पर कॉपर के भी एटम्स हैं, जिंक के भी एटम्स हैं, केमिकली कंबाइन नहीं हुए हैं ये आपस में। केमिकली कंबाइन हो जाते तो सर ये प्योर सब्सटेंस ही होते हैं, लेकिन ये फिजिकली कंबाइन किए गया है, इनको फिजिकली कंबाइन, कोई बॉन्ड कोई इनके बीच में बॉन्ड बनेगा भी नहीं। बॉन्ड कैसे बनता है वो हम आगे पढ़ेंगे कि भाई उसके लिए कुछ किसी को इलेक्ट्रॉन की नीड होनी चाहिए और किसी को इलेक्ट्रॉन देने की इच्छुकता होनी चाहिए, ईगरनेस होनी चाहिए कि भाई मुझे इलेक्ट्रॉन देना है, और कोई सामने वाला लेने वाला भी होना चाहिए। इन दोनों को नहीं चाहिए, इन दोनों को देने की वो है, हमें देना है, हमें देना। वो बोलता है कि तुम्हें इलेक्ट्रॉन लेना, नहीं नहीं बोलता है हमें भी देना है, तो ये एक दूसरे में बॉन्ड नहीं बनाएंगे। क्लियर है, ये भी सॉलिड ये भी सॉलिड, तो ये सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन हो गया। गैस को गैस में मिला देते हैं तो एयर, हवा जो है हमारी, हवा में आपको ऑक्सीजन मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा, ऑर्गन मिलेगा, हमने देखा था ज्योग्राफी में, कंपोनेंट पढ़े थे एयर के। लेकिन क्या वो आपस में बॉन्डेड हैं क्या, नाइट्रोजन ऑक्सीजन? बॉन्डेड नहीं है, बॉन्डेड होते तो प्योर होते। लेकिन क्या आप देख सकते हैं क्या उनको नेकेड आई से कि ये देखो नाइट्रोजन टहिल रहा है, ये ऑक्सीजन टहिल रहा है ना? तो फिर हीट्रो नहीं होंगे, होमो होंगे ये, क्योंकि आप नेकेड आई से नहीं देख पा रहे हो, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सॉलिड को लिक्विड में डाल दिया, शुगर को वाटर में, सॉलिड को गैस में डाल दिया, हाइड्रोजन को जैसे मेटल में डाल दिया, लिक्विड को गैस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। ठीक है, खैर एलॉय यहाँ पर बता नहीं रहा हूँ, रटन अभी याद करने की ज़रूरत नहीं, मैं एक साथ लिखवाऊंगा कि ब्रास, ब्रॉन्ज, नाइक्रोम, जर्मन सिल्वर, सोल्डर, ये सब हम आगे देखेंगे। अभी के लिए, अभी जैसे मैंने बताया कि जो एक सोल्यूशन होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। जिस चीज़ को मिलाया जाता है कम मात्रा में होती है वो सोल्यूट होता है, और जिस चीज़ में मिलाया जाता है जो ज़्यादा मात्रा में होती है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक, अब जैसे उदाहरण के तौर पे तुम्हें लग सकता है कि ब्रास जो होता है, ब्रास जो होता है इसमें तो दोनों ही सॉलिड हैं, कॉपर भी है जिंक में, तो इसको किसको, इसमें किसको सल्यूट मानेंगे और किसको सॉल्वेंट मानेंगे? तो जो कम मात्रा में होगा उसको, जो कम मात्रा में होगा उसको सल्यूट मानेंगे, जो ज़्यादा मात्रा में होगा उसको सॉल्वेंट। यहाँ पर जिंक जो होता है कम मात्रा में होता है, कॉपर ज़्यादा मात्रा में, कॉपर 66% कुछ होता है और ये लगभग जिंक 34% होता है, तो जिंक सॉल्यूट हो जाएगा, कॉपर सॉल्वेंट हो जाएगा, सिंपल। ठीक, तो ये चीज़ है। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं सोल्यूशन की, होमोजेनस होता है, पार्टिकल बहुत छोटा होता है, पार्टिकल का साइज जो होता है बहुत छोटा होता है, कितना होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर, ये याद रखेंगे। 1 नैनोमीटर से कम साइज होता है पार्टिकल का। 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। डू नॉट स्कैटर लाइट, ये पॉइंट को होल्ड पे रख दो, अभी आगे समझाएंगे आपको अच्छे से। कांट बी सेपरेटेड बाई फिल्ट्रेशन। अब जैसे मैं लेमोनेड लूँ, नींबू पानी लूँ, उसको छन्नी में डाल दूँ, तो क्या चीनी, नमक और नींबू और ये सब पानी अलग हो जाएगा क्या? नहीं होगा, छन के फिर से वही आ जाएगा। तो इसको फिल्ट्रेशन से आप अलग नहीं कर सकते हो इतने आराम से, फिजिकल ये बेसिक प्रोसेस से आप सेपरेट नहीं कर सकते हो मैनुअली इसको। उदाहरण देख लेते हैं कुछ सोल्यूशन के। ये तो भाई बड़ा कॉमन से, इसको पढ़ लो, ठीक है, कि अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन, अभी देख चुके हैं। मेन है ये वाला, ये क्या है, ध्यान से इसको देखना, क्वेश्चन आएगा इससे। अ सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल इज नोन एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हम आयोडीन को एल्कोहल में डालते हैं, यानी आयोडीन हो गया सोल्यूट, एल्कोहल हो गया सॉल्वेंट, तो ये क्या है, आयोडीन है सॉलिड, ये लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन बन गया, इसको बोलते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन। ये कोई नॉर्मल सॉल्यूशन क्रिएट नहीं हुआ, इसको एज अ एंटीसेप्टिक के तौर पर भी यूज़ किया जाता है या था। ठीक है, क्योंकि पहले इसी का यूज़ होता था मेनली एंटीसेप्टिक के तौर पे, अभी तो डिफरेंट तरह के और एंटीसेप्टिक्स आ गए हैं। टिंक्चर ऑफ आयोडीन, एंटीसेप्टिक क्या होता है, जो इन्फेक्शन को रोकता है। जैसे कि आपको नहीं, खेलते तो कभी घाव लग जाता होगा, है ना, जब छोटे में खेलते थे हम लोग, तो घाव लग गया है तो मम्मी एक एंटीसेप्टिक, है ना, एक रखा रहता था घर में, उसको लगा दिया, गाढ़ा गाढ़ा करके काफ़ी होता था, तो एंटीसेप्टिक होते हैं। एनाल्जेसिक क्या होते हैं जरा बताइए, मैंने पढ़ाया था आपको, एनाल्जेसिक क्या होते हैं, तो ये समझ में आया। एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर, ये एक ऐसा उदाहरण है जहाँ पर गैस सल्यूट के तौर पे है और लिक्विड सॉल्वेंट के तौर पे है। जो कोल्ड ड्रिंक होती है, कोल्ड ड्रिंक सोडा वाटर, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी जाती है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भरी जाती है, उसमें डाली जाती है, तो काइंड ऑफ वो गैस CO2 है और वाटर आपका लिक्विड हो गया। ठीक, एयर इज अ मिक्सचर, ये तो मैं आपको एयर का बता ही चुका हूँ कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब होते हैं, और परसेंटेज आपको पहले ही से पता है ज्योग्राफी में। एनाल्जेसिक होती है दर्द निवारक, यानी कि पेन रिलीवर।
ठीक है, यानी कि ये दर्द निवारक होती है। एंटीसेप्टिक क्या होती हैं? जो इन्फेक्शन होता है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से नॉर्मली, तो उसको रोकती हैं ये। सॉल्यूशन में कितना सल्यूट डिजॉल्व्ड है उसके बेसिस पे इसको 3 पार्ट में हम बोल सकते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, 2 पार्ट में बोल सकते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। इसको रुक जाओ। या फिर कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। देखो होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पानी है, ठीक है, एक गिलास है, ये पानी का एक गिलास है, इसमें मैंने 1 चम्मच चीनी डाली, ठीक, मैंने 2 चम्मच चीनी डाली, मैंने 3 चम्मच चीनी डाली, 4 चम्मच चीनी डाली, एक बोरा भर के लाया, बोरा भर डाल दूंगा क्या इसमें? कुछ तो क्षमता होगी, बियरिंग कैपेसिटी होगी कि नहीं? घोलते चले जाओ, घोलते चला जाओ, घुलती चली जाए, घुलते पूरी पूरी दुनिया की चीनी एक गिलास पानी में समा डालोगे इसी में तुम, एक लिमिटेशन होगी, इसके बाद नहीं घोल पाएगी वो सैचुरेट हो गई है, वो सैचुरेट हो गया है वो, यानी कि नो मोर सल्यूट कैन बी एडेड। पढ़ पढ़ के जैसे तुम थक जाते हो, अब हम नहीं पढ़ पाएंगे, सैचुरेट हो गए हम तो। अनसैचुरेट का मतलब है अभी क्षमता है। कंसनट्रेटेड का मतलब है बहुत ज़्यादा इसमें सल्यूट डिजॉल्व है, जैसे कि ये मैंने 1 गिलास पानी लिया, इसमें भी उतना ही पानी लिया, जितना इसमें उतना इसमें, इसमें 1 चम्मच चीनी डाली, इसमें 2 चम्मच, तो कौन ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा? ये ज़्यादा कंसनट्रेट होगा क्योंकि इसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ सल्यूट है, सुपर सैचुरेटेड। होमोजेनियस में आखिरी पॉइंट, एंड दैट इज एक बेसिक सा न्यूमेरिकल बन जाता है, हाउ टू कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन। मतलब जैसे तुमसे पूछ लेगा मास परसेंटेज, जैसे कि चीनी डाली तुमने पानी में, तो मास परसेंटेज निकाल दो कितना चीनी, यानी सल्यूट का मास परसेंटेज निकाल दो, मास परसेंटेज ऑफ सल्यूट इन सोल्यूशन, उस सोल्यूशन में उस सल्यूट का मास परसेंटेज कितना है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, न्यूमरेटर में आप रखो मास ऑफ सल्यूट को, ऊपर नीचे रखो मास ऑफ सॉल्वेंट को, और क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हो तो इंटू 100, सिंपल है ना, मास ऑफ सोल्यूट। और अगर मान लो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम निकालना हो तो ऊपर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट रख देना, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। जल्दी से क्वेश्चन लगाओ और इसका आंसर दे दो, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करके इसका आंसर दे दो। सर कई स्टूडेंट डायरेक्ट केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ कुछ टर्म्स बता दिया करो, बिकॉज दे हैवेंट गॉट जियो येट। मतलब केमिस्ट्री पढ़ रहे तो कुछ टर्म्स बता दिया करो। अच्छा, मतलब ज्योग्राफी आपकी नहीं हुई तो आप इसलिए बोल रहे हैं ज्योग्राफी मतलब, तो भाई ज्योग्राफी नहीं हुई है तो ज्योग्राफी कर लो। अब ज्योग्राफी थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं, मुझे पता है कि आपको लग रहा होगा कंडेंसेशन मैंने नहीं पढ़ाया ढंग, है ना, तो फिर कंडेंसेशन थोड़ा समझ लो, फिर आप एक्स्ट्रा जाके सर्च करो। मैं अलग से तो फिर यहाँ पर डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगा, फिर उन स्टूडेंट का क्या जो ज्योग्राफी पढ़ के आए हैं, खुद ही सोचो। 11.11 किसी का रहा 12.5, देखते हैं क्या आंसर होगा। क्या बोला था मैंने, फॉर्मूला क्या दिया था आपको? मास ऑफ सल्यूट, 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट को 320 ग्राम पानी में डाला गया, तो 40 ग्राम सल्यूट है। और नीचे क्या था? नीचे था हाँ सॉल्वेंट, नहीं, अच्छा मैंने गलती कर दी क्या? चलो भाई, अब मैं किस मुंह से तुम्हें डांटूं, क्योंकि मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन की जगह गलती से सॉल्वेंट लिख दिया, तो वो भी जल्दी जल्दी में। कैसे जल्दी में? क्योंकि मैं थोड़ा सा आतुर ज़्यादा था कि तुम लोगों से गलती करवाऊँ। खैर, तो आप में से काफ़ी लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ पर 320 से डिवाइड कर दिया होगा, इंटू 100 किया होगा, ठीक है, 8, और इस तरह से कर दिया होगा इसको, है ना, तो निकाल दिया होगा यहाँ से कुछ इस तरह से। दिस इज़ रॉन्ग, गलत है ये। एक्चुअल में ये सोल्यूशन होगा। अगर मैं सोल्यूशन भी लिखता तो भी तुम लोगों के 12.5% ही आने वाले थे। वही है ना कि मैं किस मुंह से तुम्हें डांटूँ, मैंने ही वहाँ पर सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट लिख दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर 40 ग्राम है सॉल्यूट, और सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ऐड करना होगा तभी तो सोल्यूशन बनेगा। सिर्फ 320 को रखने से काम नहीं चल जाएगा। तो 40/360 और इंटू 100, ठीक, तो ये आएगा 100/9, यानी 11.11 ऐसा करके परसेंट। जिनका 12.5 आ रहा था, 12 पॉइंट इस तरह से, आई थिंक 12.5 ही आ रहा था, तो वो गलत था। 11.11% सही आंसर होगा इसका, ठीक है, बिकॉज मास ऑफ सल्यूट
अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सस्पेंशन क्या होता है। सस्पेंशन होता है हीट्रोजिनस मिक्सचर, यानी कि विजातीय मिश्रण, heterogeneous mixture. A suspension is formed when two or more substances are mixed in a non-uniform manner. वहाँ क्या था, यूनिफॉर्म मैनर में मिक्स हो रहे थे. Solute does not mix with the solvent. जैसे कि मैंने पानी में रेत डाली थी, क्या वो मिक्स हो गया था? रेत सॉल्वेंट है, फिर मिट्टी, वो सल्यूट था. तो क्या वो सल्यूट सॉल्वेंट मिक्स हो गया था पानी में? नहीं मिक्स हुआ था, और उसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं. जैसे फ्रूट ड्रिंक्स हो गई, ठीक है, कॉफ़ी क्रीमर्स हो गए, चॉकलेट ड्रिंक हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, पूरी तरह से सॉल्वेंट में ये नहीं मिलते हैं. इसलिए एक सेकेंड, इसको हटा तो दो जरा. एक्चुअल में जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है, जो कोक हम पीते हैं, ठीक है, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह, वो आपके होमोजेनस होते हैं. लेकिन हाँ, उसमें अगर आप आइस वगैरह और ये सब ऊपर से डाल दोगे तो वो हीट्रोजेनस ही होगा, क्योंकि आइस है जो आप उसको प्रॉपरली भी देख सकते हो. लेकिन एक्चुअल में जब आप टेस्ट करते हो कोक को, कोल्ड ड्रिंक को, तो पहला सिप और आखिरी सिप बिल्कुल सेम टेस्ट होता है. उसमें हम अलग से नहीं देख सकते हैं कि ये वाटर है, ये क्या कुछ डला हुआ है, हम अलग से उसमें नहीं देख सकते. तो सॉफ्ट ड्रिंक को आप अलग ही कर दीजिए यहाँ से, ठीक है. तो सस्पेंशन क्या हुआ? सस्पेंशन बोल क्यों रहे? क्योंकि सस्पेंडेड हैं, सल्यूट के पार्टिकल सस्पेंडेड हैं सॉल्वेंट में, वो तैर रहे हैं, मिले नहीं हैं वो, इसलिए सस्पेंशन बोल रहे हैं. प्रॉपर्टी क्या है? हीट्रोजेनस है, लाइट को स्कैटर करेगा, और इसको फिल्ट्रेशन मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं. और ये एक अनस्टेबल होता है. अब ये स्टेबल और अनस्टेबल का मतलब क्या है? ये जो था ना, ये आपका स्टेबल होता है. स्टेबल और अनस्टेबल का मतलब होता है कि जब आप इसको रखते हो तो क्या ये सेटल डाउन हो जाता है क्या? सल्यूट जो मिला हुआ है, जैसे कि रेत हमारी सेटल डाउन हो जाती है पानी में, तो ये हीट्रोजेनस है. और ऐसों को बोलते हैं अनस्टेबल. अनस्टेबल क्यों है? बिकॉज सल्यूट गेट्स सेटल्ड डाउन इन सॉल्वेंट. जब तक घोल रहे हो तब तक तो भाई सस्पेंडेड है, वो दिख रहा, ठीक है, मिला हुआ. लेकिन जैसे छोड़ोगे वो एकदम सेटल डाउन हो जाएगा, तो इसलिए अनस्टेबल है. जो सोल्यूशन है वो स्टेबल है. अब हम आते हैं तीसरे तरह के मिक्सचर, जो लगता होमो है लेकिन है हीट्रो. इसको बोलते हैं कोलॉइड. यहां पर पार्टिकल साइज क्या था? ज़्यादा था. एक पॉइंट यहां पर या तो इसी में ऐड कर लो, ये स्कैटर करता है लाइट बिकॉज पार्टिकल साइज इज लार्ज. पार्टिकल साइज इज लार्ज. रफली आप यहाँ पर ये लिख लो कि इसका जो पार्टिकल साइज होगा वो 1000 नैनोमीटर से भी ज़्यादा होगा, ठीक है. इस तरह से लिख दूँ, कन्फ्यूजन तो नहीं होगा, लिख देता हूँ पूरा. ग्रेटर दैन 1000 नैनोमीटर. अभी स्कैटर वाला अगेन जैसे मैंने आपको बताया था पीछे, होल्ड कर दो, अभी प्रॉपरली समझाऊंगा मैं आपको इसको. कोलॉइड पे आते हैं. कोलॉइड क्या बताया मैंने? दिखता होमो है लेकिन है हीट्रो. जैसे दूध हो गया, दूध को आज से प्योर बोलोगे, चाहे भले दूध चट्टे में जाके सीधा तुम खुद दूध के लाए हो गाय और भैंस को, लेकिन फिर भी वो प्योर नहीं होगा. क्यों? क्योंकि उसमें वाटर का मॉलिक्यूल है, उसमें फैट का मॉलिक्यूल है, उसमें प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, उसमें कैल्शियम है. जरा बताओ कमेंट में कौन सा प्रोटीन होता है दूध में? फोम हो गई, जैसे शेविंग फोम हो गई. तो क्यों शेविंग फोम? लगती तो बिल्कुल तुम्हें होमोजीनियस की तरह कि भाई कहाँ दिख रहा है इसमें कि अलग अलग क्या है. वैसे दूध में कहाँ दिख रहा है अलग अलग क्या है? दिख तो नहीं रहा है, लेकिन जब लाइट पास करवाते हैं तो लाइट स्कैटर कर जाती है. इसका मतलब ये है कि पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से छोटा तो नहीं है, बड़ा ही है. तो इसलिए लगते तो होमो हैं लेकिन है हीट्रो. इनका 1 नैनोमीटर से बड़ा ही पार्टिकल साइज होगा इनका. क्लियर इतनी चीज़? जैसे फोम हो गया, मिल्क हो गया, स्मोक हो गया, डिटर्जेंट हो गया, जेल हो गया, ब्लड हो गया, जो खून होता है हमारा. खून को अगर आप देखोगे तो इसको हम क्यों मिक्सचर बोल रहे हैं? पहली बात तो यही हम जान लेते हैं. बिल्कुल, कैसीन प्रोटीन होता है, लैक्टिक एसिड, लैक्टोज शुगर होती है, और कैसीन प्रोटीन होता है. केराटिन हमारे बालों और नाखूनों में होता है. ब्लड क्यों होता है? क्योंकि ब्लड में आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है, प्लेटलेट्स भी है, प्लाज्मा भी है. प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट. यहां तक कि उस प्लाज्मा में भी जो लिक्विड है, वाटर भी है, प्रोटीन भी है,
हार्मोन्स भी हैं, एंजाइम्स भी हैं, तो ब्लड तो पक्का मिक्सचर है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आप बता नहीं पाएंगे कि देखो आरबीसी टहल रही है नेकेड आई से, डब्ल्यूबीसी टहल रही है। उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। जब जैसे ब्लड ग्रुप भी निकालना पड़ता है तो ब्लड ग्रुप ऐसे ही निकाला जाता है कि भाई आपका लिया जाएगा खून, दो तीन बूंदों से ही काम चल जाता है, उसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया जाएगा और पता चल जाएगा कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है बाई ऑब्जर्विंग कि आरबीसी के अराउंड एंटीजन क्या लगा हुआ है और एंटीबॉडी क्या तैर रहे हैं आपके प्लाज्मा में। लेकिन आप नेकेड आई से नहीं बता सकते हैं, यानी लगेगा होमो, लेकिन क्योंकि लाइट स्कैटर करवाएंगे तो लाइट का पाथ विजिबल होगा। ये क्या बोल रहा हूँ मैं, लाइट गुजारेंगे स्कैटर होगी लाइट का पाथ, इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। ब्राउनियन मूवमेंट से अलग है। आखिरी में मुझे याद दिलाना, मैं ब्राउनियन मूवमेंट भी आपको समझा दूंगा। ब्राउनियन मूवमेंट से अलग है ये, पहले टिंडल समझ लो। लाइट का पाथ अगर किसी मिक्सचर में विजिबल हो जाए तो हम बोलेंगे कि लाइट वो टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है वो मिक्सचर, जो कि होमो नहीं करता है, हीट्रो करता है, कोलाइड करेगा। क्यों? क्योंकि कोलाइड भी हीट्रो होता है इसलिए करेगा। लेकिन क्यों? क्योंकि पार्टिकल साइज बड़ा होता है, हीट्रो में तो सबसे बड़ा है और कोलाइड का भी इतना बड़ा है, 1 नैनोमीटर से बड़ा है कि वो कर सकता है लाइट को स्कैटर। अगर बात नहीं समझ में आ रही तो ऐसे समझो, मान लो कि तुम जा रहे हो बाइक से, ठीक है, तुम जा रहे हो बाइक से, ठीक है, ये तुम बैठे हुए बाइक में, ठीक है, बिठाए हुए किसी को साथ में, ठीक है, जा रहे हो, एकदम से मान लो कि कोई कीड़ा आया बोलोगे हटा दोगे, तुम्हारा क्या पाथ डेविएट होगा क्या? नहीं होगा। फिर मान लेते हैं एक थोड़ा और बड़ा सा, मान लेते हैं कि कोई बड़ा सा ऐसा आ जाता है कीटनाशक टाइप, ज़्यादा पाथ तुम्हारा फिर से भी डेविएट नहीं होगा। इस बार आ जाता है भैंस आ जाती है, इस बार एक बड़ी सी भैंस आ जाती है, तो ना पाथ डेविएट होगा? बिल्कुल होगा डेविएट। या तो तुम्हें ऐसे होना पड़ेगा या तो तुमको वो डेविएट कर देगी सीधा। तो क्योंकि इस बार जो तुम्हारे सामने आ रहा था वो बड़ा था इसलिए तुम्हारा पाथ डेविएट हो गया, और अभी तक क्योंकि छोटा था तो इसलिए डेविएट हो नहीं रहा था। तो जब तुमने यहाँ से लाइट गुजारी तो इतना पार्टिकल साइज छोटा था कि लाइट को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। भाई जाओ यार, बोलता है, तुमको क्रॉस करके निकल जाएंगे। यहाँ पे क्या, पार्टिकल साइज थोड़ा बड़ा होना स्टार्ट हुआ जो कि लाइट के पाथ को डेविएट करने में सक्षम था, इसलिए लाइट का पाथ विजिबल होता है। यहाँ पे और बड़ा था तो ये तो आराम से लाइट के पाथ को दिखाएगा। उदाहरण के तौर पे आप अभी जैसे मतलब एकदम अगर खाली रूम है, उसमें अगर बहुत ही कम अगर ऐसे पार्टिकल सस्पेंडेड है, तो अगर आप टॉर्च मारोगे, ठीक है, अभी भी आप करके देख सकते हो, अगर आप टॉर्च मारोगे उसमें तो आपको पाथ विजिबल नहीं होगा। जैसे अभी आप मारो टॉर्च, अगर आपके पास हो फ़ोन की भी टॉर्च, अगर आप जलाओ तो आपको ऐसा दिखेगा नहीं कि देखो लाइट जा रही है। लेकिन यही अगर धुआं कर दो, इस कमरे में धुआं कर दो, जैसे मम्मी से बोलो कि मम्मी आके थोड़ा अगरबत्ती जला दो उसमें, तो तुम देखोगे धुएं में विजिबल होगा, धुएं में लाइट का पाथ विजिबल होगा तुमको कि देखो लाइट जा रही है। जैसे कि तुमने देखा होगा जब रोशनी आती है, धूप आती है किसी छज्जे वगैरह से, तो उसमें डस्ट पार्टिकल हैं, एयर में डस्ट पार्टिकल हैं, तो वो विजिबल होगा तुम्हें। ये डस्ट पार्टिकल उसके पाथ को डेविएट कर रहे हैं उसको उसके पाथ से, तो इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, जो सॉल्यूशन नहीं दिखाता है, होमोजेनियस नहीं दिखाता, लेकिन कोलॉइडल सस्पेंशन दिखाते हैं। क्लियर है? ये क्या करेंगे, शो करेंगे आपके कोलॉइडल सस्पेंशन। तो कोलाइड आर हेट्रोजेनस, दिखते होमो लेकिन हैं हीट्रो। पार्टिकल कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आइज, नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, तभी तो बोलते हैं कि दिखते हैं, लगते होमो जैसे हैं। द पार्टिकल ऑफ कोलाइड डू नॉट सेटल नहीं कर सकते इसलिए स्टेबल होंगे। कैन नॉट बी सेपरेटेड थ्रू फिल्ट्रेशन मेथड बट कैन बी सेपरेट थ्रू सेंट्रीफ्यूगेशन। देखेंगे कैसे सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है। जैसे कि स्मोक वगैरह होता है, ये हमारा कोलाइड होता है। अब होता क्या है, कोलाइड में हम सल्यूट और सॉल्वेंट का इस्तेमाल ना करके, इन शब्दों का इस्तेमाल ना करके, हम डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि वो अभी सस्पेंड ही है, पूरी तरह से मिला नहीं है। जैसे कि अभी धुआं मैंने चलाया एयर में, एयर वॉज अ होमोजेनस मिक्सचर और नॉट, होमोजेनस था
तो वो लाइट को स्कैटर करेगा नहीं करेगा, टिंडल इफेक्ट शो करेगा नहीं करेगा, लेकिन धुआं आ गया करेगा स्कैटर, टिंडल इफेक्ट शो करेगा। क्यों? क्योंकि वो कोलाइड बन गया सर, वो कोलाइड बन गया, वो कोलाइड बन गया। जैसे कि हम लोगों की एयर में लाइट का पाथ विजिबल नहीं होगा, लेकिन दिल्ली वालों की, जो लोग दिल्ली से हैं, उनकी एयर में हो सकता है लाइट का पाथ विजिबल हो रहा हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें स्मोक भी मिक्स्ड है, तो पार्टिकल का साइज बड़ा हो गया। लगेगा वो आपको होमो की तरह, लेकिन है वो हीट्रो। ठीक है, तो इसमें हम इसको कंपेयर कर लेते हैं सॉलिड से डिस्पर्स फेज को, डिस्पर्सिंग मीडियम को सॉल्वेंट से। तो अगर लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्स यानी कि लिक्विड डिस्पर्स्ड है गैस में, तो ऐसे कोलॉइड को बोलते हैं एरोसोल। उदाहरण के तौर पे जैसे बादल हो गया है ना, कोहरा हो गया, मिस्ट हो गया। सॉलिड अगर डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्सिंग मीडियम अगर गैस है, तो एरोसोल और ये स्मोक और ऑटोमोबाइल का जो एग्जॉस्ट निकलता है वो होगा। देन अगर बात करेंगे कि अगर गैस डिस्पर्स्ड फेस है और डिस्पर्सिंग मीडियम है हमारा लिक्विड, ठीक है, तो इसमें आएगा आपका फोम। जैसे कि हमारी जो शेविंग क्रीम है, ठीक है, जो हमारा शेविंग क्रीम है वो इसमें आएगा। ठीक है, देन अगर बात करें गैस डिस्पर्स्ड फेस है और डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड है, ठीक है, तो हो गया लिक्विड अगर डिस्पर्स्ड फेस है और लिक्विड ही डिस्पर्सिंग मीडियम है, तो इमल्शन है ना। इमल्शन आपने सुना होगा, पेंट में आपने इस वर्ड को सुना होगा, इमल्शन पेंट्स होते हैं जिसमें लिक्विड ही लिक्विड में क्या है, डिस्पर्स्ड है। मिल्क हो गया, फेस क्रीम हो गया, ये सब हो गए हमारे। सॉलिड लिक्विड को सोल बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जरा बताइए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, जल्दी से अगर आप बता सकें तो। देन अगर हम बात करें कि गैस सॉलिड में है तो इसको फोम बोलते हैं, लिक्विड सॉलिड में है तो जेल बोलते हैं, सॉलिड सॉलिड में है तो ऐसे सॉलिड सोल बोलते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे आप। ठीक है, कि एरोसोल क्या होता है, फोम क्या होता है, इमल्शन क्या होता है, फोम क्या होता है, जेल क्या होता है, कब डिस्पर्स फेस क्या होता है और कब डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मतलब कैसे आप थोड़ा सा इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं कि देखो, जब आपका गैस डिस्पर्स्ड फेस होगा तो वो फोम होगा, जब आपका गैस डिस्पर्सिंग मीडियम होगा तो एरोसोल होगा। लिक्विड लिक्विड पेंट से रिलेट कर लो कि भाई दो पेंट को मिक्स कर रहे हैं तो इमल्शन पेंट निकल के आ रहा है। ठीक है, जब सॉलिड आता है तो सोल, जब सॉलिड आता है तो सोल शब्द आ जाता है, यहाँ पर सोल शब्द आ गया जब डिस्पर्स फेस में आ रहा है तो। और लिक्विड सॉलिड की अगर बात करेंगे तो ये जेल बन जाता है। ठीक है, जैसे हमारा जेली, चीज़, बटर, ये सब। अब आते हैं अपने आखिरी टॉपिक पे आज के, एंड दैट इज़ डिफरेंट मेथड्स टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। जो हमारा मिश्रण है उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट है उनको अगर मुझे अलग अलग करना है, उसकी अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। वी कैन सेपरेट द हीट्रोजेनस मिक्सचर इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय मींस ऑफ फिजिकल मैटर। जैसे हीट्रोजेनस मिक्सचर को तो हम आराम से अलग कर सकते हैं। जैसे मम्मी को आपने देखा होगा, मम्मी लोगों को है ना चावल बीनती हैं, है ना मम्मी, जैसे क्या है कि जैसे चावल से कंकड़ वगैरह है ना, इस तरह से तो चावल बीनती हैं, कुछ भी बीनती हैं, तो मतलब वो फिजिकली हैंड पिकिंग से सेपरेट कर रही हैं। छन्नी से छान दिया, फिल्टर कर दिया, ये सब हीट्रोजेनस मिक्सचर के लिए तो बढ़िया है। ठीक है, लेकिन जो अदर मेथड्स ऑफ सेपरेशन है वो हम देखते हैं जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं, आराम से सेपरेट नहीं होते हैं। तो उसमें हम इवेपोरेशन देखेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सब। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण से। फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ नॉन वोलेटाइल एंड अ वोलेटाइल सब्सटेंस। नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल मतलब, वोलेटाइल का मतलब होता है जो वाष्पीकरण हो जाता है जिसका। वोलेटाइल उसको बोलते हैं जिसका वाष्पीकरण हो जाता है, नॉन वोलेटाइल उसको बोलते हैं जिसका वाष्पीकरण नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे, आज मैं उदाहरण कुछ ज़्यादा शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, तो जैसे कि जब हम हाथ में डालते हैं मान लो थिनर, तो आपने देखा होगा या जो है ना वो नेल पॉलिश रिमूवर आता है, तो एकदम से ठंडा ठंडा लगता है। ठंडा क्यों लगता है? ठंडा क्यों लगता है? और वो एक हमारा वॉलेटाइल सब्सटेंस है। ठंडा इसलिए लगता है क्योंकि जब हमने थिनर को डाला तो उसने हमारे हाथ की यानी पाम की एनर्जी को, हीट को लिया और वो गैस में कन्वर्ट हो गया। लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होने के लिए हीट देना पड़ता है, तो गैस में कन्वर्ट हो गया। अब क्योंकि उसने हमारे हाथ की एनर्जी ली थी, हीट ली थी, इसलिए वहाँ ठंडा ठंडा लगने लगता है। तो वो क्या है, वॉलेटाइल नेचर का है। तो जब हम पानी और मान लो नमक का मिश्रण है, तो सिंपल आप रखो इसको, वाष्पीकरण होगा, इवापोरेशन होगा, पानी फुर्र और नमक नमक रह जाएगा, इवापोरेशन से हो गया। और सेपरेटिंग कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम द इंक, और सेपरेटिंग कलर्ड कंपोनेंट क्या होता है, डाई होता है।
जो इंक होती है उसका कोई ना कोई कलर होता है। अब इंक में दो चीज़ें होती हैं, तभी इसको मिक्सचर बोलते हैं मेनली। एक तो वाटर होता है और दूसरा होता है डाई। डाई ही होता है वो कलर्ड कंपोनेंट। ठीक है। आपको कैसे पता सर कि ओ ठंडा लगता है? ओ ठंडा लगता है नहीं बेटा, थिनर ठंडा लगता है। लेकिन हम तुम्हारी भावनाओं को समझ पा रहे हैं बेटा। हैं, थिनर हमने भी देखा है, थिनर हमने भी कभी ना कभी तो इस्तेमाल, मतलब इस्तेमाल इन दी सेंस कि रखा था तो देखा था भाई उसमें, क्या नेल पॉलिश थोड़ी ना लगाता हूँ मैं। ठीक है। सॉल्ट एंड वाटर की बात करते हैं, सॉल्ट फ्रॉम वाटर, तो वो मैंने आपको बता दिया, शुगर फ्रॉम वाटर। तो डाई को इंक से वाला ये वाला एग्जाम्पल ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें आप कन्फ्यूज़ होंगे। कैसे? हमारे अगले मेथड से, ये सेकंड नंबर का है। ठीक है, ये है, इसको बोलते हैं क्रोमैटोग्राफी, टू सेपरेट सल्यूट्स दैट डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट, सेपरेटिंग कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ डाई एंड ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। जो डाई होती है, अभी जो डाई को हम अलग किए वाटर से, इंक में क्या होता है? वाटर होता है, डाई होता है। तो इवापोरेशन करवाया, वाटर उड़ गया, डाई बच गई। डाई में बहुत सारे कलर्स होते हैं, बहुत सारे कलर्स होते हैं। उन कलर को कैसे अलग करोगे? क्रोमैटोग्राफी। क्रोमा का मतलब क्या होता है? कलर होता है। ठीक। ड्रग्स को अलग करना है ब्लड से, खून से। अगर मान लो कोई केमिकल वगैरह हैं खून में, कोई केमिकल, अगर उनको अलग करना है तो उसके लिए भी क्रोमैटोग्राफी का इस्तेमाल करेंगे आप। सेंट्रीफ्यूगेशन पे आएंगे। ठीक है। उसको यार 5 ही मान लो, मैं आगे लिख दूंगा। मैंने उसको 5 से उठा के यहाँ पे इसलिए रख दिया था सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो कि भैया अगर इंक से डाई को अलग करना है तो एवापोरेशन, मतलब डाई को अगर इंक से अलग करना है तो एवापोरेशन, डाई को उसके डिफरेंट कलर्स में अलग करना है तो क्रोमैटोग्राफी। कलर मतलब क्रोमा। ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन देखा होगा मथनी से, है ना, ऐसे झर 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 मारो, क्रीम निकल आती है। सेपरेट डेंस पार्टिकल फ्रॉम लाइट पार्टिकल, जैसे कि मिल्क को क्रीम से अलग करना है, बटर को क्रीम से अलग करना है। ठीक है। स्क्वीजिंग आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स, तो ये सब सेंट्रीफ्यूगेशन होते हैं ना। जो हमारी वॉशिंग मशीन है वो सेंट्रीफ्यूगेशन पे काम करती है, इसे घर 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 ऐसे घुमाती है और सेंट्रीफ्यूगेशन हो जाता है। ठीक है। तीसरा बात है यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड। अब दो इस तरह के लिक्विड हैं जो आपस में मिल नहीं रहे हैं। बोल रहे हम नहीं मिलेंगे, हम में और आप में अंतर है। ठीक है। हम में और आप में अंतर है। ठीक। तो ये दोनों मिलेंगे नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पे ऑयल एंड वाटर आपस में मिलते हैं? नहीं मिलते हैं, तो इमिसिबल हैं। इमिसिबल हैं तो जिसमें भी हैं, ठीक है, उसमें लगाओ ऐसा ये, ठीक है, सेपरेटिंग फनल में डालो उसको। इसमें ऐसा टैप लगा होगा, टैप मतलब वही ढक्कन। ढक्कन को खोलोगे तो जो नीचे है, नीचे कौन होता है? तेल और पानी में पानी, क्योंकि वो ज़्यादा डेंस है, भारी है, तो पानी निकलेगा निकलेगा निकलेगा। जैसे ही यहाँ पर पानी आ जाए, मतलब यहाँ पर तेल आ जाएगा, क्योंकि पानी निकलेगा निकलेगा, ये नीचे आएगा तेल, और जैसे ये बंद कर दो, पानी अलग तेल अलग, बात खत्म, पैसा आ जाओ। ऑयल फ्रॉम वाटर, आयरन ओर। अब आते हैं इसको नहीं, अब आते हैं डिस्टिलेशन पे। बारी बारी करके पढ़ेंगे जिससे कि कॉन्टिन्यूटी बनी रहे। अब ये तो मैंने आपको बताया था इमिसिबल लिक्विड को अलग करना है। अब अगर मान लो दोनों मिक्स हो जाए तो क्या करोगे? तो डिस्टिलेशन यूज करोगे। ठीक है। आसवन जिसको बोलते हैं, आसवन। डिस्टिलेशन में क्या होता है? डिस्टिलेशन में क्योंकि दोनों मिल चुके हैं आपस में, तो हीट करेंगे इसको। हीट करके और यहाँ पे से क्या करेंगे, एक वो लगा लेंगे, फनल टाइप लगा लेंगे। क्यों? जब हीट करेंगे तो एक जो है वेपराइज कर जाएगा, एक वेपराइज कर जाएगा। तो जब उसके वेपर्स आए ऊपर की तरफ तो वो इधर के रास्ते इधर इकट्ठा करवा लें उसको हम, और जो वेपर नहीं बनाएगा उस टेम्परेचर पे वो वहीं पड़ा रहेगा, अलग हो गया। उदाहरण के तौर पे एसीटोन एंड वाटर। तो इसमें क्या होगा, जब पानी गर्म करेंगे तो वाटर क्या होगा, वेपर्स बनेंगे और उस वेपर्स को कलेक्ट कर लेंगे अलग से। लेकिन अगर क्या हो दोनों ही वेपराइज हो जाएं, यानी कि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस क्योंकि बहुत कम है, दोनों जो मिले हुए हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट में कम डिफरेंस का मतलब ये है कि अगर मैं उसको गर्म करूंगा तो दोनों ही वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे मैंने थोड़ा टेम्परेचर, अब यहाँ पे क्या है कि अगर मैं और टेम्परेचर बहुत और बढ़ा देता तो एसीटोन भी वेपराइज हो जाता। लेकिन भैया क्योंकि मुझे अलग करना है तो मुझे पता है इतने में वाटर हो जाएगा, रुक जाऊंगा मैं, वाटर अलग एसीटोन अलग। लेकिन अगर ऐसे भी तो मिक्सचर होते हैं कि जो मिले हुए तो हैं आपस में और दोनों के बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो 25 केल्विन से कम है, तो ऐसे मामलों में सावधानी बरतते हुए आप आणविक आशवन का यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ एयर। आगे है क्या? नहीं है।
टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ एयर। वैसे तो NCERT से इस चैप्टर को हटा दिया गया है, मतलब हटा दिया गया है जो हमारा सेपरेटिंग टेक्निक्स है, लेकिन हम अभी उसको पढ़ेंगे क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इसलिए, ठीक है। अभी हमने बीच में छोड़ा था सब्लिमेशन। सब्लिमेशन आपको पता है, जहाँ पर सॉलिड जो होता है डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर इस मेथड का हम तभी यूज़ करेंगे जब एक उस मिक्सचर में एक कंपोनेंट सबलाइम कंपाउंड होगा, जैसे कि कपूर, नैप्थलीन, ये क्या है, सबलाइम कंपाउंड हैं। सबलाइम कंपाउंड का मतलब है जैसे नैप्थलीन और सॉल्ट है, तो सॉल्ट तो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता नहीं है, ये हो जाता है, ये हो जाता है, अमोनियम क्लोराइड हो जाता है। तो जहाँ पर ऐसे सबलाइम कंपाउंड होगा वहाँ पर सब्लिमेशन का इस्तेमाल कर लेंगे। और क्रिस्टलाइजेशन का यूज़ करते हैं, जैसे अगर हमें सॉल्ट को अलग करना है सी वाटर से। देखो, इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन सेम लग सकते हैं तुमको, ठीक है, लेकिन जहाँ पर प्योरिटी को मेंटेन करना है, ऐसा नहीं कि बस नॉर्मली, वो इवेपोरेशन तो नॉर्मल तरीका हो गया, लेकिन अगर आपको एकदम प्योर क्रिस्टल्स निकालने हैं, जैसे कि प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर सल्फेट, प्योर क्रिस्टल्स निकालने हैं, तो वहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन का मेथड हम यूज़ करते हैं, ठीक है। पहले तो सॉलिड को डिसॉल्व करेंगे, देन सोल्यूशन इज टू हीटेड टू इवेपोरेट मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट, इवेपोरेट हो जाएगा। नाउ द सोल्यूशन हैज़ अलाउड इसको कूल किया था टू ऑब्टेन क्रिस्टल्स। अब इसको कूल डाउन किया जाएगा। इवेपोरेशन में बस गर्म कर दो, सीधे वाष्पित हो गया, अलग हो गया। इसमें कूल डाउन करेंगे कि वो क्रिस्टल्स कंडेंस हो जाएं और प्योर क्रिस्टल्स को फिल्टर पेपर के थ्रू निकाल लेते हैं, सो दैट उसमें इम्प्योरिटी ना रहे। क्लियर है? किसी को किसी में दिक्कत हो तो बता दो, वैसे तो मैंने आहिस्ते आहिस्ते आपको सारी चीज़ें समझाई हैं, ठीक? क्लियर? ठीक है, अभी हम आते हैं कि आखिरी है बस ये, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे बार बार सर आखिरी बोल रहे हैं, ये सच में आखिरी है कि फिजिकल चेंज। और इस पर अभी MTS में खूब सवाल बने भी हैं। MTS में अगर जिन लोगों ने किया होगा, अभी मैंने करवाए थे MTS के सारे क्वेश्चंस, तो वहाँ पे देखा होगा आपने, क्वेश्चन आए थे, ठीक है। हाँ, ब्राउन मूवमेंट में पढ़ाएंगे भी, ठीक है। तो ये बस बता दें फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है। तो फिजिकल चेंज को बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, और जो आपका केमिकल चेंज होता है उसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो इसमें क्या अंतर होता है? अ फिजिकल चेंज इज द चेंज ऑफ मैटर दैट अकर्स थ्रू चेंजिंग द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। अ केमिकल चेंज इज अ चेंज ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। इसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है, इसमें चेंज हो रहा है। जैसे कि मान लो ये कोई मान लो मैंने क्या किया, क्या कर दिया मैंने। मान लो ये कि कोयला है, कोयले का टुकड़ा है, ठीक है। इस कोयले के टुकड़े को मैंने क्या किया, मारा, जोर से फोड़ दिया इसको, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। एक केस में मैंने क्या किया, इस कोयले के टुकड़े को गर्म कर दिया। जब मैं गर्म करूँगा धीरे 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 ये राख बनेगा, ऐश बनेगा। अब ये राख से तुम कोयला बना सकते हो क्या फिर से? अगर ऐसा होता तो फिर क्या ही दिक्कत थी, है ना, क्या ही कोयले की कमी होती फिर तो। लेकिन इससे क्या तुम फिर से बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो, जोड़ के बना दोगे। क्या इसमें कोई केमिकल कंपोजिशन में चेंज हुआ? नहीं हुआ। इसमें हुआ गर्म करने पे कोयले को। दूध है, रखे 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 वो सड़, मतलब नॉट सड़, मतलब वो खट्टा हो गया। क्या फिर से तुम वैसे ही दूध में बना सकते हो? नहीं बना पाओगे तुम। उसका फिर तुम्हें दही बनाना पड़ेगा अब, ठीक है। तो यानी उसके केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो गया, जो कि इरिवर्सिबल नेचर का है, यानी उसको तुम बदल फिर से पीछे नहीं कर सकते हो। ये क्या होता है? रिवर्सिबल नेचर का होता है। यहाँ नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, यहाँ नया प्रोडक्ट बनता है। जैसे दूध से दही बन गया, अगर थोड़ी देर रखे रहोगे तो जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हैं, ठीक है, वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, उसको दूध को दही में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर? अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स देख लीजिए, जैसे कि आइस है, मेल्ट हो गई, मेल्ट हो गया, क्या पानी बन जाएगी? क्या पानी से मैं फिर बर्फ़ नहीं बना सकता? बिल्कुल। मैंने लकड़ी को काट दिया, फिजिकल चेंज है। मैंने लकड़ी को जला दिया, केमिकल चेंज है। क्योंकि क्या आप उस जली हुई लकड़ी से जो राख बनी, क्या उसे फिर से लकड़ी बना लोगे? केला सड़ गया, केमिकल चेंज। लेकिन केला को तुम दो बार में कट कर दो, फिजिकल चेंज, बिकॉज वो रिवर्सिबल है, ठीक है। एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, दैट इज बर्निंग ऑफ वुड। ये मिक्सचर कंपाउंड तो हो चुका है, ठीक है। अच्छा, एलिमेंट और कंपाउंड हुआ था, अब तो ख़त्म है मिक्सचर कंपाउंड, क्या ही पढ़ना उसमें, ठीक है।
तो अब ये बताओ तुम कि बर्निंग ऑफ कैंडल, ये मोमबत्ती है, ठीक है, तुम गए हो कैंडल लाइट स्टडी में, ठीक है, तुम कैंडल लाइट जो है कैंडल लाइट स्टडी कर रहे हो, ठीक है, कैंडल जल रही है, तुम यहाँ पर बैठे हो, ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारी किताब रखी हुई है, ठीक है। अब जल्दी से बताओ क्या हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पर जो होगा वो फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों होगा, ठीक है, फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों होगा। क्यों? ये है वैक्स, ठीक है, और यहाँ पे होगा थ्रेड, होता है ना थ्रेड, उसी में तो जलता है, ये होगा थ्रेड। तो वैक्स जो जलेगी वो पिघलेगी, तो क्या उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ? क्या नहीं हुआ। उससे फिर से आप मोम बना सकते हो, वो वैक्स जो पिघले फिर से वही मोम बन जाती है पिघलने के बाद। लेकिन ये जो थ्रेड है जो जल गया, क्या ये वापस आएगा? चलो हम थ्रेड नहीं भी मानते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब वैक्स मेल्ट होती है इसके आसपास की, ऊपर की वैक्स जो मेल्ट होती है, तो ये वेपराइज हो जाती है, क्योंकि आग के डायरेक्ट कांटेक्ट में तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मिल रहा है, तो ये वेपराइज हो जाएगा। वेपराइज हो जाएगा मतलब उसको हम वापस मोम नहीं बना सकते हैं। दैट मीन्स, तो आपने देखा होगा कि अगर मोमबत्ती मेल्ट हो रही तो मोमबत्ती जितनी वैक्स नहीं डिपॉजिट होगी, मोमबत्ती जितनी वैक्स आपको नहीं मिलेगी, थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि कुछ वेपराइज कर गई है। तो जो वेपराइज कर गई है उसमें हो गया केमिकल चेंज, और थ्रेड में भी हो गया, और जो आपको वैसे मिल जाएगी वो फिजिकल चेंज होगा। ठीक है, क्लियर? चलो ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ ये ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है। एक सेकेंड, पहले ये बताओ यहाँ तक समझ में तो आ गया ना सभी को? व्हाट इज दिस ब्राउनियन मूवमेंट? ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है? तो ये होता है, इट इज़ अ रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन अ मीडियम, पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन अ मीडियम, यानी किसी मीडियम में जो रैंडम मूवमेंट होता है। अब टिंडल क्या था? टिंडल ये था कि जो लाइट है वो स्कैटर हो रही है, उसका पाथ विजिबल है इसलिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो मीडियम का पार्टिकल है वो मूव कर रहा है। ब्राउनियन क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसकी डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। कब करी थी? 1827, 1827 में करी थी, 1827 में, जब हमारा किसी पर्टिकुलर मीडियम में जो पार्टिकल होते हैं कहीं भी इधर उधर इधर उधर मूव करते हैं, उसको हम ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं, बस। ठीक है, क्लियर? यहाँ पर हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस पता है आपको, ठीक है, कंपाउंड एलिमेंट ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पर लेक्चर हो जाता है हमारा ख़त्म। क्वेश्चन हम करेंगे शाम को, बैच में कर लेंगे, ठीक है, बिकॉज अभी तो आई थिंक क्वेश्चन CDS वाले पता नहीं लगे हैं कि नहीं लगे हैं आज। CDS वाले क्वेश्चन आई थिंक अभी लगे नहीं हैं आज, क्योंकि निकाल के जो है फॉरवर्ड करने पड़ते हैं क्वेश्चन, तो फॉरवर्ड करना मैं आज भूल गया लगता है। कोई नहीं, तो आप इस लेक्चर को करेंगे रिवाइज, ठीक ठाक नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकले हुए हैं, ठीक है। तो CDS के करेंगे एंड देन करेंगे SSC में जो पूछे गए शाम को करेंगे अपने यूजुअल टाइम पे, शाम को 7 बजे। और मैं करवाने वाला था आज बायो के क्वेश्चन ALP के में जो पूछे गए हैं, जो आंसर किया है, जो ई-बुक मैंने आपको अवेलेबल करवा के दी है, लेकिन वो वाले जो क्वेश्चंस हैं वो एक्चुअल में मैं आज नहीं करवा के कल करवाऊँगा। कारण उसका ये क्योंकि आज कंप्यूटर की क्लास भी लगी हुई है, और दोपहर में मुझे आपको एक वीडियो देना है, एंड दैट इज़ कि वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल किस तरह से होगा, तो उसको ज़रूर देखिएगा। क्योंकि अभी रिसेंटली कांग्रेस ने, या फिर हम बोले इंडिया गठबंधन ने, उनके खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित किया देश के उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए। तो किस तरह से हटाया जाता है, किस तरह से इलेक्ट किया जाता है, और क्या ये रेजोल्यूशन पास हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या पहले कभी ऐसा हुआ है कि नहीं, वो सारी चीज़ों पर हम चर्चा कर रहे होंगे, जो आपको थोड़ी देर बाद वीडियो मिलेगा। रफली आप मान के चलो लगभग आई थिंक 3 बजे तक तो आपको वीडियो वो मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर? अभिषेक सराफ डिस्पर्स्ड वाला अच्छा समझा दो, ठीक है। वल्ला हबीबी
सर दोबारा पूछ रहा, प्लीज़ बता दीजिए, पहले कभी जीएस जी के पढ़ा नहीं तो क्या 3.0 बैच सफिशिएंट है क्या, प्लीज़ बता दीजिए। पहले कभी पढ़ा नहीं है तो क्या सफिशिएंट है, ये पहली बात तो उत्तर है हाँ। लेकिन ये कैसा क्वेश्चन है, पहले कभी पढ़ा नहीं तो क्या सफिशिएंट है? तो इसमें क्या वो लोगों के लिए है क्या कि जो लोग पहले पढ़े हुए हैं? अभी इसमें तो इतना आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ बेसिक से, ठीक है, सफिशिएंट है और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कुछ भी मतलब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। नॉट इवन ना कोई मतलब कहीं इधर उधर से एक सिंगल चीज़ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम में आता है कोलॉइड्स में। डिस्पर्स्ड फेज यानी कि जो कम मात्रा में डाला जाता है, डिस्पर्सिंग मीडियम जिसमें डाला जाता है वो चीज़ है। ठीक है, क्योंकि पूरी तरह से घुलता नहीं है, डिज़ोल्व नहीं होता है, तो इसको हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम कंपेयर कर सकते हैं उससे समझने के लिए। तो इसीलिए ये होमोजेनस दिख सकता है लेकिन है हीट्रोजेनस, यानी बीच का है, कोलॉइड है। यानी कि कोलॉइड में पार्टिकल साइज कितना होगा? पार्टिकल साइज होगा इसमें, पार्टिकल साइज होगा 1 नैनोमीटर से। अच्छा 2.0 का बात कर रहे हो क्या? नहीं 3.0 की, हाँ ठीक है। अच्छा कूपन की यार तुम लोग मांगते रहते हो कूपन, आज मैं डलवा दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम पे, परमार एसएससी के टेलीग्राम चैनल पे मैं कूपन डलवा दूंगा। तो इसमें जो पार्टिकल साइज़ होता है वो 1 नैनोमीटर से आप ऐसे मान के चलो 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा। इससे कम होगा होमो, इससे ज़्यादा होगा हीट्रो। ठीक है, 2.0 से 3.0 में कैसे हैं निशु मान जी? आज मैं कूपन दे दूंगा, ऐसे मत उसमें जाना, कूपन दे दूंगा जो सिर्फ उन्हीं बच्चों के उसमें लगेगा जिन्होंने 2.0 में होंगे। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 3.0 में जाना ही जाना है, अगर आपको जाना है तो मैं एक कूपन बना दूंगा जिससे कि आपको फुल फ़ी पेमेंट ना करना पड़े, बहुत ही ज़्यादा आपको डिस्काउंट उसमें मिल जाएगा। लेकिन वो कोड तभी लगेगा जिस आईडी से आपने 2.0 को परचेज़ किया होगा, उसी आईडी से आप करने चाहिए तो कोड लग जाएगा आपका वो। ठीक है, ऐसे रैंडम कोई लगाएगा तो नहीं लगेगा वो कोड। चलिए, थैंक यू। तो जिन लोगों को रिकॉर्डिंग चाहिए होती है और जिन लोगों को नोट्स चाहिए होते हैं डिटेल में, नोट्स वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं, मतलब अब क्या, नोट्स वगैरह में पहले भी नहीं थी, अब मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है? हम्म, सर मेरे पास LABPR बैच है, तो ये LABPR बैच क्या होता है भाई? चलो, तो आई हैव 2.0 बैच, इज़ इट सफिशिएंट? चलो भाई, तो आज पढ़ के मज़ा आया, केमिकल इंजीनियरिंग किया है, आज पढ़ के मज़ा आया। अच्छा, नोट्स नॉट लोडेड इन टाइम, नोट्स की क्वालिटी आपने देखी है? हम्म, तो क्वालिटी देख के आप ये तो अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना टाइम लगता होगा उसको बनाने में। ठीक है, वो नोट्स की जो क्वालिटी होती है, तो थोड़ा सा वो है ना, रहम करिए, थोड़ा सा रहम खाइए। जिन लोगों को लेना है तो 3.0 परमार जीके बैच 3.0 है परमार एकेडमी एप्लीकेशन पे या फिर वेबसाइट पे www.parmaracademy.in, तो वहाँ पर से जाकर आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, ब्लड टिंडल इफेक्ट शो करेगा? जी हाँ करेगा तनिषा जी, क्योंकि वो एक कोलॉइड है एंड कोलॉइड डू शो टिंडल इफेक्ट। चलिए भाई, थैंक यू, धन्यवाद। हाँ रैंकस में पढ़ सकते हैं। कल लिक्विड गीला क्यों होता है? लिक्विड गीला क्यों होता है? लिक्विड इसलिए गीला होता है क्योंकि वो हमारे सरफेस पे चिपक जाता है, इसलिए। ठीक है, क्योंकि वो हमारे सरफेस पे चिपक जाता है। बना दो आप स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर छोड़ के, एक तो स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर की बड़ी भारी डिमांड रहती है। चलो थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं कल। एटम्स के बारे में पढ़ेंगे। अब जो लोगों ने आज से शुरुआत करी है अंत भी करिएगा। आप अंत तो नहीं कर पाएंगे, जैसे आज थे तो मैं आज तुमने देखा होगा 6500 स्टूडेंट ऐसे कुछ है ना, ऐसे थे शायद मेरे हिसाब से। कल देखना 6000 के लमसम हो जाएंगे, परसों देखना वो 5500 हो जाएंगे, फिर 5000 पे आके वो 5 5.5 पे स्टेबल हो जाएंगे। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, लेकिन ये रीति का रिवाज है, विधि का विधान है। खैर, इसको तो कोई बदल पाया नहीं, मैं भी क्या बदल पाऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं, थैंक यू, धन्यवाद। हेलो।